Okay, students. So today we will continue the previous topic. We were discussing about scoliodon. स्कोलियोडॉन का हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं या कुछ बाकी है? एक्सियल एक पोर्शन बाकी है। एक्सियल नहीं, एक्सियल तो पढ़ लिए थे। उसका अपेंडिकुलर स्केलेटन। हाँ, अपेंडिकुलर, उसका पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल, ये सब बाकी है। चलो उसको अलग क्लास में पढ़ लेंगे फिलहाल। लेकिन अभी वी विल सी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है स्कोलियोडॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, इस किसी भी एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या तात्पर्य है? डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम कहते हैं तो ये दो पार्ट से बना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। करेक्ट। अब देखिए, एलिमेंट्री कैनाल, it starts from mouth and it will lead to rectum in lower vertebrates, and in higher vertebrates you will find anus, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनस जो है वो मॉडिफाइड हो गया है फ्रॉम क्लोका। जो लोअर एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स, दे आर प्रोटेरोसोम्स। कोई बता सकता है व्हाट आर प्रोटेरोसोम्स? एंड वर्टिब्रेट्स आर जनरली all vertebrates, but not all invertebrates are proterosomes, ठीक है। जैसे इकिनोडर्मेटा, वो है आपका ड्यूटेरोसोम। आप पीजी में जाओगे अगर, तो आप इस चीज को पढ़ोगे। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेरोसोम्स एंड ड्यूटेरोसोम्स? Sir, in deuterosome, anus is formed first and then mouth, and in protozoans, mouth is formed first, then anus. Yes, yes, ठीक है। ड्यूटेरोसोम्स में जो फर्स्ट ओपनिंग है, दैट ओपनिंग बिकम्स एनस इन देयर डेवलपमेंटल प्रोग्राम। किसी भी एनिमल का डेवलपमेंट होता है, उसका बॉडी का जर्नी है, एडल्ट लाइफ है, मुंडी है, अगर मान लो ये हाथ है, अगर बॉडी है, पैर है, तो इसका लाइफ है। ये ऐसा ही, या इस अवस्था तक कैसे पहुंचा? स्पर्म और एग के फ्यूजन होने से जायगोट बना, और उसका मल्टीपल डिवीजन होते रहा। तो वी आर ड्यूटेरोसोम्स। तो फर्स्ट ओपनिंग जो फॉर्म हुआ है, दैट विल बिकम एनस। और प्रोटेरोसोम्स में, जो लोअर एनिमल्स में, तो फर्स्ट ओपनिंग बिकम माउथ, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं स्कोलियोडॉन। अब बताइए, ये प्रोटेरोसोम है कि ड्यूटेरोसोम है? टेल मी, बताओ। एनीबॉडी? Deuterosomes, correct. Why? Because all vertebrates are deuterosomes, and Scoliodon is one of the vertebrate, important vertebrate. Okay, cartilaginous fish है, ठीक। ग्रेथोस्टोमाटा है, ओके। सो ये भी आपका ड्यूटेरोसोम्स है, स्कोलियोडॉन, ठीक है। तो अब इसका एलिमेंट्री कैनाल, इट इज कंपोज्ड ऑफ माउथ,
till rectum, and rectum will be followed, cloaca will be followed by rectum. That means cloaca is posterior to the rectum. Mouth is the anterior most part. तो माउथ, इसका आप डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग रखते हैं दूसरे क्लास के लिए, वैसे अभी भी प्रयास कर देंगे लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग इसके स्कोलियोडोन के का डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। इस एनाटॉमी में एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। जैसे मान लिया अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, पूछ देंगे कि नेम वन वेस्टिजियल ऑर्गन फ्रॉम स्कोलियोडोन, वन वेस्टिजियल ऑर्गन, तो यू शुड नो। चलो अभी बताएंगे आपको। मेरी आवाज क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो देखिए, तो स्कोलियोडोन का हम लोग अभी जनरल एनाटॉमी डाइजेस्टिव सिस्टम का वी विल स्टडी। सबसे पहले इसको याद रखने के उद्देश्य से, मतलब आप ये देखिए कि एक सेकेंड स्क्रीन, हाँ, इसका स्टमक को ध्यान में रखना। पहले स्कोलियोडोन का स्टमक जो है वो होता है जे शेप्ड, स्टमक इज जे शेप्ड। इस जे शेप्ड स्टमक में, अब हम बना ही देते हैं फोटो इसका, स्टमक इज जे शेप्ड। जे पूरा एकदम कंप्लीट जे नहीं, लेकिन समवॉट जे शेप्ड। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टमक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू चैम्बर। The first chamber is, this is the anterior most chamber. This chamber is called as, anybody? कोई बता सकता है? कोई बात नहीं। Cardiac stomach. Yes, cardiac stomach। और पोस्टीरियर पार्ट Pyloric stomach. पाइलोरिक स्टमक, करेक्ट, पाइलोरिक स्टमक। तो एक पॉइंट तो आप ये याद रख लोगे कि इसका स्टमक जो है जे शेप्ड है। दूसरी बात, स्टमक इज फॉलोड बाय इसोफेगस, यानी इसोफेगस के बाद स्टमक है, तो इसके बाद इसोफेगस बना दो। लेकिन इसोफेगस जब स्टमक में कंटिन्यूड है तो वहां पर वाल्व होता है एक, समझे? देखो, होप दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू। आपको सही से दिख रहा है? Yes, sir. This Yes. valve is crescent shaped। क्रिसेंट शेप कहने का मतलब हुआ है, चंदा मामा को देखे हो? चांद को जब आप देखते हो तो कभी आपको चांद ऐसा दिखता है, कभी पूरा थोड़ा बड़ा दिखता है, कभी फुल मून होता है। तो क्रिसेंट हुआ इसी को,
स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिसेंट। तो ये क्रिसेंट शेप्ड भाल्व होते हैं एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड कार्डियक स्टमक ऑफ स्कोलियोडोम। ठीक, ये हो गया क्रिसेंट शेप भाल्व, ये हो गया आपका ईसोफेगस। एंड दिस ईसोफेगस इज फॉलोड बाय फेरिंग्स। ये छोटा बन गया फेरिंग्स। शार्क का इतना छोटा होता, मतलब ये आप डायग्रामेटिकली कंसीडर करो, ये इतना, इसका डायमीटर फेरिंग्स का इतना है कि इसमें एक आदमी आराम से जा सकता है बिना कोई दिक्कत के, वो ले सकता है इसको। ठीक है, इतना मोटा है ये। फिर देखो, फिर उससे भी कहीं ज्यादा मोटा है इसका कार्डियक स्टमक है, सबसे बड़ा। दूसरी बात जो हम बोले आपको ध्यान रखने योग्य, वो यही बात है कि इनमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स है, कार्डियक स्टमक में भी अंदर में। ठीक है, बाहर से ये प्लेन है लेकिन अंदर में लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स है। ये फोल्डिंग से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ठीक, तो ये कार्डियक स्टमक में भी लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स है एंड द लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स आर आल्सो फाउंड इन esophagus. These longitudinal foldings are also found in pharynx. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक, तो देखिए, लेबल कर लीजिए। ये हो गया आपका valve. Valve at the entrance of stomach. इसको आप लिख सकते हैं क्रिसेंट शेप्ड valve at the entrance of stomach. ये हो गया esophagus and this is pharynx. इस सब में लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग है। अब लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग क्या है? बेसिकली these foldings are mucous membrane. म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, हमारा भी, इसका भी, ये सारे हायर एनिमल्स जो हैं, इवन लोअर एनिमल्स, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। बीच में बॉडी है और अंदर में एक ट्यूब है। तो जो बाहर का सरफेस है, दैट सरफेस इज डिपेंडिंग अपॉन which habitat they are present in. अगर एक्वेटिक है तो बाहर का केराटिनाइज्ड नहीं होगा सरफेस, तो केराटिनाइज्ड नहीं है सो तो आउटर मोस्ट लेयर will not be made up of the dead cells. So the outer layer of these cells, they are live cells. So through these cells the animals can do gaseous exchange. Even this surface is helping them in osmoregulation. तो चूंकि पानी के अंदर रह रहा है तो outer most surface is not made up of the dead cells. Through this surface, it is taking water, it is taking salt, it is throwing out salt also in the sea water. Osmoregulation में यानी इस सरफेस के थ्रू परमिसिबल है, परमिट किया हुआ है, केराटिनाइज्ड नहीं है, इसलिए जिसको परमिट किया हुआ है सबके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स हैं
those transporters are involved in the intake of solutes, and even water can take the entry. अब देखिए, जो लैंड पर एनिमल्स हैं, वो उनका आउटर सरफेस केराटिनाइज्ड हो जाता है, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड दिस कि आउटर सरफेस will become permeable for these solutes and water. अगर वाटर के लिए परमिएबल हो गया तो बॉडी जो है धूप में सूख जाएगा, आदमी बैठेगा धूप में सूख जाएगा, फिर जिंदा कैसे रहेगा? वाटर कैन टेक एंट्री। तो क्रिएटिनाइज हो जाने की वजह से आउटर मोस्ट सेल इज डेड। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ऑलमोस्ट ऑल cytoplasm is filled with keratin protein. Okay, so that's why that outermost cell becomes dead. So gaseous exchange is not allowed. तो gaseous exchange कहाँ होगा? इनर सरफेस पर होगा, हमारे लंग के इनर सरफेस पर। तो इनर सरफेस का प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसमें गैसियस एक्सचेंज हो सके, सॉल्यूट का एक्सचेंज हो सके, ऑस्मोसिस हो सके। ओके, नहीं तो ये सारे फंक्शन नहीं हो पाएंगे, ना रेस्पिरेशन हो पाएगा, ना डाइजेशन हो पाएगा, ना रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए, क्योंकि इन सभी प्रोसेसेस के लिए आउटर सरफेस तो केराटिनाइज्ड हो गया है, वो एक्वेटिक एनिमल्स में हेल्प कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। लेकिन जब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ गया प्राणी, इवॉल्व होते होते इवोल्यूशन में, तो ये बहुत जरूरी हो गया कि बाहर का सरफेस केराटिनाइज्ड हो जाए। ये केराटिनाइज हो गया, अंदर का सरफेस केराटिनाइज हो जाएगा, तो फिर ये सारे जो जरूरी लाइफ फंक्शन है वो कैसे होंगे? नहीं हो सकते। तो अंदर का सरफेस जो है, ट्यूब विद इन ट्यूब, जो अंदर का ट्यूब है, दिस सरफेस इज म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, एंड दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज अलाउइंग द एंट्री ऑफ वाटर and the solutes. क्यों कहा जाता है कि एब्सोल्यूट वाटर H2O प्योर अगर है तो ये जहर है एक तरह से व्यक्ति के लिए। और समुद्र का पानी, सी वाटर, जो कि काफी सॉल्टी होता है, इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लगभग 1000 मिली ऑस्मोमोलर पर लीटर होना चाहिए ना, हाँ, पर लीटर के अराउंड होता है। ये भी जहर है फॉर ह्यूमन बींग्स। हम अभी ह्यूमन बींग का चर्चा कर रहे हैं। ह्यूमन हमारे लिए क्यों जहर है? ये प्योर पानी भी और समुद्र का पानी भी, इसीलिए क्योंकि अगर प्योर पानी पी लिया, ये बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलरिटी जो है वो है 370